नमस्कार छात्रों, आज हम श्री माखनलाल चतुर्वेदी पाठ का सार आप किस प्रकार लिखेंगे परीक्षा में, इस विषय पर चर्चा करेंगे। जो ये पाठ है इसके लेखक पदम सिंह शर्मा, जिनका उपनाम कमलेश भी है, के द्वारा रचित है। और ये पाठ अभिनव गद्य गरिमा जो पुस्तक है शास्त्री द्वितीय वर्ष में जो लगी हुई है, उसके अंतर्गत ये पाठ है। तो इस पाठ का अध्ययन आप लोगों ने कर लिया है। अब इसका सार अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो वो किस प्रकार आप लिख सकते हैं, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। आइए सबसे पूर्व श्री माखनलाल चतुर्वेदी पाठ का सार हम देखते हैं। सन 1948 ईस्वी में मुंबई में हुए हिंदी साहित्य के अधिवेशन के बाद से ही लेखक श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन व साहित्य के बारे में निकटता से जानने के लिए अवसर की खोज में था। तो कौन था खोज में? जो लेखक है इस पाठ का, जो लेखक है, कौन है लेखक? तो पदम सिंह सिंह शर्मा, जिन्हें उपनाम कमलेश के नाम से भी जाना जाता है। तो जब 1948 ईस्वी में मुंबई में हिंदी साहित्य का अधिवेशन हुआ, तो उसके उपरांत से ही जो लेखक थे पदम सिंह शर्मा, उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि वो माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित साहित्य का अध्ययन और अधिक निकटता से करें और अधिक गंभीरता से करें। उसे दिसंबर 1952 में अपनी खंडवा यात्रा के दौरान यह अवसर मिल ही गया। लेखक ने श्री माखनलाल चतुर्वेदी से पहला प्रश्न उनकी प्रमुख कृति साहित्य देवता के संबंध में पूछा। तो उन्होंने बताया कि जिसे आप गद्य काव्य कहते हैं, उसे मैं भावों की भाषा कहता हूँ। देखिए 1952 में खंडवा की यात्रा जब कर रहे थे, तो लेखक को मौका मिला माखनलाल चतुर्वेदी के साथ यात्रा करने का। तो वहाँ पर उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी से उनकी जो पहली बहुत ही प्रमुख कृति है साहित्य देवता, उसके संबंध में उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा कि ये किस प्रकार आपने लिखा, किस प्रकार आपको ये प्रेरणा मिली, इस तरह के प्रश्न किए। तो इस पर जो माखनलाल चतुर्वेदी थे, उन्होंने बहुत ही सुंदर एक बात कही कि जिसे आप गद्य काव्य कहते हैं, उसे मैं भावों की भाषा कहता हूँ। इस गद्य काव्य का प्रवर्तक मैं लल्लू राम जी को मानता हूँ। देखिए इसकी रचना तो जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं उन्होंने की है, लेकिन उनकी प्रेरणा लल्लू राम जी थे, इस कारण से उन्होंने ये उनको समर्पित की। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं इस गद्य काव्य के प्रवर्तक लल्लू राम जी को मानता हूँ। उन्होंने बताया कि मेरे जीवन में स्वामी राम तीरथ व सरदार पूरण सिंह की रचनाओं ने एक नया मोड़ ला दिया। माखनलाल चतुर्वेदी जी से जब कमलेश जी बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि स्वामी राम तीरथ व सरदार पूरण सिंह की जो रचनाएं हैं, उन्हें जब उन्होंने पढ़ा, उन्हें जब माखनलाल चतुर्वेदी ने पढ़ा, तो उनके जीवन में नया मोड़ आ गया। उन्होंने बताया कि सन 1913 में मैंने जियो और जीने दो शीर्षक गद्य काव्य लिखा था। उनके द्वारा 1913 में जियो और जीने दो एक गद्य काव्य का निर्माण किया गया। उन्होंने बताया कि वे अध्यापक के रूप में भी काम कर चुके हैं
तथा सुभद्र कुमारी चौहान के पति उनके प्रिय शिष्य थे। देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने जीवन का वृत्तांत सुनाते हुए जो लेखक है उन्हें बताया कि वो अध्यापक के रूप में अध्यापन का कार्य भी कर चुके हैं, और जो एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका हुई हैं सुभद्र कुमारी चौहान, उनके जो पति थे वो उनके प्रिय शिष्य थे। लेखक के पूछने पर उन्होंने बताया कि माधव राय के प्रयासों से मैं क्रांतिकारी से गांधीवादी बन गया। जब लेखक उनसे पूछते हैं तो जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं उन्होंने बताया कि जो माधव राय हैं उनने मुझे समझाया, उनने प्रयास किया, जिसके उपरांत मैं क्रांतिकारी से गांधीवादी बन गया। उनकी आरंभिक रचनाएं गणेश शंकर विद्यार्थी ने ही प्रकाशित की थी। ये भी माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बताया। उन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन के बारे में बताया कि वे 14 साल के थे तब उनका 10 वर्षीय कन्या के साथ विवाह हो गया था। देखिए, पहले ऐसा ही होता था कि छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी, तो ऐसा ही माखनलाल चतुर्वेदी जी के साथ भी हुआ था। जब वो 14 वर्ष के थे तो 10 वर्ष की कन्या के साथ उनकी शादी कर दी गई। वे अपनी निर्धनता के कारण पत्नी की टीबी का उपचार न करा सके। देखिए, एक समय आया था जब टीबी किसी को हो जाती थी बीमारी, तो उसका इलाज बहुत ही महंगा था। दूसरा कि ये जो बीमारी थी ये आपस में फैलती थी, इस कारण से लोग एक दूसरे से बचते भी थे, तथा इस बीमारी के कारण भी बहुत से लोगों की जान गई। तो ऐसा ही उस समय माखनलाल चतुर्वेदी की पत्नी के साथ भी हुआ, और ऊपर से वो निर्धन भी थे, तो वो उनको अच्छा उपचार उपलब्ध न करवा सके, जिस कारण से उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के बाद वे सभी लड़कियों को माँ कहने लगे। देखिए, कितना अच्छा उन्होंने कार्य किया कि पत्नी की जब मृत्यु हो गई तो वो उसके उपरांत सभी जो लड़कियां या औरतें उनके पास आसपास आती, उन सबको वो माँ शब्द से संबोधित करते थे। लेखक ने देखा कि भोजन के नाम पर यहाँ पर वे आएगा, वे ओवल्टीन डालकर पीते थे। लेखक ने देखा कि जो माखनलाल चतुर्वेदी थे वे भोजन के नाम पर ओवल्टीन डालकर पीते थे। संध्या के समय उन्होंने तांगे में लेखक के साथ बैठकर अपने नगर का भ्रमण किया। अगले दिन साक्षात्कार के समय उन्होंने बताया कि सन 1906 से ही वे क्रांतिकारी घटनाओं में भाग लेने लगे। तो जो माखनलाल चतुर्वेदी थे वो 1906 ईस्वी से ही जो क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी उनमें भाग लेने लगे थे। देखिए, ये जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं ये भारत के आज़ादी के पूर्व हुए हैं, तो क्रांतिकारी घटनाएं उस समय बहुत अधिक चलती थी। राष्ट्रवाद बहुत अपनी चरम सीमा पे था। इन्होंने भी राष्ट्रवाद जगाने के लिए बहुत सी कविताओं की रचना की, बहुत से ग्रंथ लिखे, जिन्होंने युवा जो भी देश के थे उनके अंदर क्रांति करने के लिए एक नई जान फूंक दी। इस तरह से इन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। आगे देखते हैं। वे कई बार जेल भी गए। उन्होंने अपने पत्र क्रमवीर की
विशेषताओं का उल्लेख करते हुए बताया कि इसमें कभी भी धन या दान के लिए कोई अपील नहीं की गई है। वो एक पत्र, समाचार पत्र इस तरह का वो एक प्रकाशन करते थे जिसका नाम था करमवीर, और उन्होंने बताया कि मैंने इस पत्र में कभी भी धन या दान की कोई अपील नहीं की है। देखिए कितनी बड़ी बात है, उस समय जबकि हालात इतने अच्छे नहीं थे, फिर भी वो अपने बलबूते पर ही इस पत्र को चलाते थे। उन्होंने इस बात पर दुख प्रकट किया कि अब हिंदी पत्रकारिता व्यवसायियों के हाथों में चली गई है। जो माखनलाल चतुर्वेदी थे, उन्होंने दुख प्रकट किया कि जो हिंदी पत्रकारिता है आज वो व्यवसायियों के हाथों में चली गई है। लोग धन के लोभ लालच में आकर कुछ भी ऊटपटांग छाप रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी हीन बात है। उन्होंने बताया कि इस वृद्धावस्था में भी तरुणाई उनकी प्रेरणा की स्रोत है। उन्होंने स्नेह को परिभाषित करते हुए कहा कि अलौकिक वस्तुओं को लौकिक जीवन में लाना ही स्नेह है। अलौकिक कहते हैं जो इस लोक के बाहर की हों, और उन्हें इस लोक में लाना ही जीवन में लाना स्नेह है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो स्नेह है उसमें कल्पना शक्ति इतनी अपार हो जाती है, जैसे कहते हैं कि चांद तारे तोड़ लाऊं, जो संभव नहीं है, लेकिन अलौकिक बात है वो, लेकिन उसे लोक में लाना ही स्नेह है, माखनलाल चतुर्वेदी मानते हैं। आगे देखते हैं। वे सफ़ेद कागज पर लाल स्याही से दाएं से बाएं और लिखना पसंद करते हैं। यहाँ एक मात्रा आएगी। उन्होंने केवल बनाली नाम से 2 कहानियाँ लिखी। उन्होंने उदयवंशी, चंद्रवंशी नाम से भी कुछ रचनाएं लिखी। अखबार की कतरन काटना उनकी आदत है। देखिए, जो आजकल तो ऐसा नहीं है, लेकिन पूर्व में लोग जो खबर, कोई विषय छपा है, कोई खबर छपी है जो उनके लिए उपयोगी है, तो वो उसकी कटिंग काट के वो अपने पास संभाल के रखते थे। तो ऐसा माखनलाल चतुर्वेदी भी करते थे, ये उनका शौक था, कतरन काट कर अपने पास रखना। वे कहते हैं कि पूरा समाज उनका परिवार है। देखिए कितनी व्यापक सोच रखते थे, और ये भारतीय जो संस्कृति है उसका ध्येय भी है। उसमें कहा भी जाता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा जो संसार है वो एक परिवार के समान है। तो ऐसा ही माखनलाल चतुर्वेदी भी मानते थे। लेखक ने उनके साथ 2 दिन बिताए और उस साक्षात्कार को लेने के 8 वर्ष बाद भी लेखक के पास उनके पत्र आते रहते थे। देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी जी के साथ जो लेखक कमलेश जी हैं, उन्होंने मात्र 2 दिन बिताए, लेकिन उसके 8 वर्ष बाद भी जो माखनलाल चतुर्वेदी थे उनके संपर्क में थे, उन्हें पत्र भेजते, उनसे पूछते थे उनके हालचाल इत्यादि। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, लगाव वाली बात होती है। आजकल ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो इससे आप उनके हृदय को जान सकते हैं कि उनका हृदय कितना सौम्य था। इस प्रकार आप जो ये पाठ है इसका सार लिख सकते हैं। इसी के साथ आपका धन्यवाद। मैं डॉक्टर रवि, सहायकाचार्य, ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से। उम्मीद है जो पाठ हमने पढ़ा है माखनलाल चतुर्वेदी पर, वो आपको
परीक्षा में अवश्य अंक अर्जित करने में सहायता प्रदान करेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार पुनः आपका